Good morning, students. Today we will study conduction of information by hormones about control and coordination. Apart from the electrochemical pathway through a system of nerves, these are other pathways of conduction of signals or information in our body. आज हम मनुष्य में हार्मोन्स के द्वारा हमने पिछले चैप्टर में तंत्रिका कोशिका नर्व्स सेल्स के द्वारा नर्व्स जो होते हैं उनके द्वारा किस प्रकार हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, ये सब पढ़ा है। आज हम देखेंगे कि हमारे बॉडी में केमिकल्स होते हैं कुछ जिनको कि हार्मोन्स कहा जाता है, उनके द्वारा किस प्रकार कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो इस क्रम में तंत्रिकाओं के अलावा हमारे शरीर में नियंत्रण में कुछ ऐसे रसायन भी हैं जो हमारे ब्लड के थ्रू शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं और वहां से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, खास करके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में। देयर आर सर्टेन ऑर्गन्स वेयर सम केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड दैट रीच डिफरेंट लोकेशन ऑफ आवर बॉडी थ्रू द ब्लड। दीज केमिकल्स आर मेनली प्रोटीन्स एंड कॉल्ड एज हार्मोन्स, a word of Greek origin that means affecting motion। ठीक है, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं जिनके द्वारा कुछ केमिकल्स का सिक्रेशन किया जाता है, श्रावण किया जाता है और ये ब्लड के थ्रू हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को में पहुंचकर डिफरेंट प्रकार के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। और इसको ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है इफेक्टिंग मोशन, तो इसको हार्मोन्स नाम दिया गया है। ओके, Hormones are important agents that help in control and coordination between different parts of the body. Some examples of control and coordination by hormones are as follow. Other than certain chemicals required for digestion, a hormone called insulin is also produced by our pancreas. Digestive system में हमने पढ़ा था कि जो हमारा पैनक्रियाज है उससे इंसुलिन नामक केमिकल्स का स्रावन होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में मिला दिया जाता है और ये हमारे द्वारा भोजन में लिए गए शर्करा शुगर का डाइजेशन करता है, पाचन करता है, जिसे कि इंसुलिन कहा जाता है। तो ये एक प्रकार का ये जो केमिकल है वो हार्मोन्स है। आप लोगों ने इंसुलिन का नाम तो सुना होगा, ये कॉमनली हमारे घरों में यूज किया जाता है ना। जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, तो वो उनको इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। हमारे बॉडी में जब पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता तो अलग से इंसुलिन की इंजेक्शन लेना पड़ता है। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन आवर बॉडी फेस टू यूज शुगर, दस द किडनीज पास शुगर प्रेजेंट इन ब्लड इनटू द यूरिन, है ना। अगर पैनक्रियाज इंसुलिन सीक्रेट नहीं करता है तो शुगर का डाइजेशन हमारे बॉडी में नहीं हो पाता और इसको किडनी को दे दिया जाता है। किडनी इसको यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकाल देता है। वी आर सेड टू बी अफेक्टेड बाई डायबिटीज व्हेन वी हैव शुगर इन यूरिन एंड मोर शुगर इन ब्लड देन नॉर्मल। नॉर्मल वुड बी रैंडम मेजर बिटवीन 80 to 200 मिलीग्राम डेसीलीटर ऑफ ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल लिया जाता है ना, उसमें ब्लड चेक करवाओ, है ना, यूरिन चेक कराओ, ये होता है। तो ब्लड सैंपल में अगर 80 to 200 मिलीग्राम यूरिन की मात्रा है तो वो नॉर्मल है और अगर उससे ज़्यादा है तो हमारे बॉडी में इंसुलिन का स्रावन नहीं हो रहा है। A very high amount of insulin is also fatal for the body. Say if a patient is given high dose of insulin, the kidneys remove all sugar available in blood, leading to a death of sugar for call even in our brain, है ना। शुगर की आवश्यकता तो हमारे पूरे शरीर में काम करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन इसी का होता है और ये इसको अगर किडनी के द्वारा पूरी तरह बाहर निकाल दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो हमारे बॉडी में काम करने के लिए एनर्जी, प्रॉपर एटीपी ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ते जाती है और हमारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा शुगर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये इंसुलिन का स्रावन नहीं होगा तो शुगर का डाइजेशन नहीं होगा, पाचन नहीं होगा और ब्रेन को भी शुगर नहीं मिल पाएगा। इंसुलिन इज एसेंशियल फॉर ईच सेल्स ऑफ आवर बॉडी। इंसुलिन हमारे सभी सेल के लिए बहुत ही एसेंशियल है।
It is important that a proper amount of insulin reaches the cells, thus it's produced in a particular organ, the pancreas. It is released and transported through blood to different part of our body under the control of our nervous system, है ना। हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में इंसुलिन जो है पैनक्रियाज में बनता है और ब्लड के थ्रू इसको बॉडी के प्रत्येक सेल तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पर आप डायग्राम में कुछ हार्मोनल ऑर्गन को देख पा रहे हैं, तो इन्हीं के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ पर पैनक्रियाज पिंक कलर का होता है, इससे इंसुलिन बनता है। There is a gland called parathyroid is our neck region। यहाँ पर नेक रीजन में हम देख पा रहे हैं ये थायराइड और उसे जुड़ा हुआ पैराथायराइड, ठीक है। दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। ये जो है वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। A low amount of the hormones leads to low levels of calcium in the blood, leading to aid muscular cramps। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाए तो मसल्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो नहीं होता, इसमें क्रैम्प्स आ जाते हैं, ठीक है। परहैप्स बोन्स टेक अप कैल्शियम फ्रॉम ब्लड। हाई लेवल ऑफ हार्मोन लीड्स टू हाई लेवल ऑफ कैल्शियम in blood as the bones start softening as calcium passes into the blood from them. Both conditions are fatal for the body। तो ये हार्मोन अगर कम हो जाता है, पैराथायराइड से निकलने वाला जो हार्मोन है कम हो जाता है, तो हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है और हमारे मसल्स में ऐंठन टाइप का आने लगता है, विचित्र सा क्रैम्प्स जिसको अभी हमने बताया। और अगर बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो हड्डियाँ रक्त से कैल्शियम को सोखने लगती है और ये हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हड्डियाँ जो हैं वो घुलने लग जाती हैं, मेल्ट होने लग जाती हैं। इसलिए ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, तो इस दोनों ही जो सिचुएशन है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है ना, ये जानलेवा भी हो सकता है। डज नर्वस सिस्टम हैव एनी रोल्स इन द रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पैराथायराइड ग्लैंड्स? व्हाट डू यू थिंक? क्या पैराथायराइड हार्मोन्स के स्रावित होने में भी तंत्रिकाओं की कोई भूमिका होती है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो यस, पैराथायराइड हार्मोन्स के स्रावन में तंत्रिकाओं की भूमिका होती है, नर्व है ना। और ये जो है वो मस्तिष्क के द्वारा, ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, तो ब्रेन जो है वो नर्व से बने होते हैं, ठीक है। और अब हम दूसरे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। अनदर ग्लैंड कॉल्ड थायराइड, ये भी ये नेक में होता है। थायराइड प्रोड्यूस्ड द हार्मोन्स थायरॉक्सिन, इसके द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, विच राइजेस द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर बॉडी, है ना। और ये हमारे बॉडी में जो हम फूड अचीव करते हैं, भोज्य पदार्थ खाते हैं, उनका ऑक्सीडेशन करने में ये थायरॉक्सिन हार्मोन से ही मदद करता है। विदाउट दिस हार्मोन रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इज नेग्लिजिबल। अगर ये हार्मोन्स ना हो तो हमारे बॉडी में जो ब्लड, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब बिल्कुल नहीं के बराबर होगा। इफ द लेवल ऑफ दिस हार्मोन्स इज लेस इन ब्लड, अ पर्सन बिकम्स फैट एंड स्लीसी, ठीक है। अगर ये ब्लड में ये हार्मोन्स कम हो जाता है तो पर्सन जो है वो, चूंकि यहाँ भोज्य पदार्थों का पूरा पाचन नहीं हो पाता और हमारे बॉडी में जमते चले जाता है तो फैट जमा हो जाता है, जिसके कारण थुलथुला टाइप का बॉडी हो जाता है। मोटे के साथ साथ थुलथुला टाइप का बॉडी हो जाता है। थुलथुला में समझ रहे हो ना, एकदम अजीब सा, बहुत ही ज़्यादा मोटा, ठीक है। हाई लेवल ऑफ द हार्मोन लीड टू लॉस ऑफ वेट एज पर्सन बिकम थिन एंड हाइपर एक्टिव। अगर ये हार्मोन्स ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा भोज्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन होने लग जाता है, आवश्यकता से अधिक, है ना, जिससे कि पर्सन क्या हो जाता है, थिन यानी पतला हो जाता है, एकदम मरियल सा, है ना, हो जाता है, ठीक है।
the pulse rate increase and several other complications emerge and person become seriously ill, है ना. पल्स रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है और बहुत सारे और भी कॉम्प्लिकेशन बॉडी में दिखाई देने लगते हैं और सीरियस टाइप का बीमार पड़ जाते हैं. व्हेन ड्यू टू कैंसर और अदर कॉम्प्लिकेशन दिस ऑर्गन इज रिमूव्ड, द person is administered a fixed required amount of doses of the hormone daily. If it is given at a higher dose than daily requirement, then the oxidation rate escalated, leading to high oxygen demand and the person becomes ill. If a normal required dosage was given to a person with a normally functioning thyroid, then the organ would stop producing the hormones as long as the level of the hormones administered externally remain normal in blood, है ना. तो अगर ऑक्सीडेशन जो है वो एकदम न्यूनतम स्तर पर होता है, बहुत कम होता है, तो ये हार्मोन कम हो जाता है तो व्यक्ति मोटा और सुस्त हो जाता है, और हार्मोन अधिक हो तो व्यक्ति दुबला पतला और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है. उसकी नाड़ी बहुत तेज चलने लगती है. कई अन्य सिम्टम्स भी बॉडी के अंदर दिखने लगते हैं. पर्सन जो है वो गंभीर रूप से बीमार हो जाता है. कभी कभी कैंसर या किसी अन्य कारण से ये जो ग्लैंड होता है ये बॉडी से निकाल दिया जाता है. तब उस व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन्स डेली देना होता है. इतनी ही मात्रा यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति को दी जाती है तो उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता, और उसकी जो थायराइड ग्रंथि होती है थायरॉक्सिन बनाना बंद कर देती है, और ब्लड में थायरॉक्सिन की मात्रा भी परिवर्तित नहीं होती है ना, चेंज नहीं होता. यदि उसे आवश्यक दैनिक मात्रा से अधिक हार्मोन दिया जाता है तो उसकी ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है और व्यक्ति जो है वो बीमार हो जाता है. ठीक है. अब हम एक और ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे. एड्रेनल्स प्रेजेंट अबव आर किडनी प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स. यहाँ पर ये जो किडनी देख रहे हैं ना, किडनी के ऊपर इस प्रकार का एक ग्लैंड्स होता है. ठीक है, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स. दे आर वेल नोन इन प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स दैट इफेक्ट एक्शन रिलेटेड टू रिस्पॉन्स ड्यूरिंग सडन fear or embarrassment. Particular hormone secreted by this gland help in controlling level of salt in our body. This hormone is secreted from the outer layer of this gland. In the absence of production of these hormones, a person may be kept alive by feeding her with a fixed small amount of salt per day. Otherwise it would be fatal for the individuals, है ना. एक और अनदर ग्लैंड्स जो हमने पढ़ा है यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड्स. इससे जो हार्मोन्स सीक्रेट होता है वो हमारे शरीर में साल्ट की मात्रा, जो लवण होते हैं, उसका संतुलन, उसके बैलेंस को बनाकर रखता है. ठीक है. और ये जो ग्लैंड है इसका बाहरी भाग से कई और अन्य हार्मोन्स निकलते हैं. इनमें से एक हमारे शरीर में लवण की मात्रा को नियंत्रित करता है. यदि किसी व्यक्ति के शरीर में ये हार्मोन नहीं बन रहा है तो उसको डेली थोड़ा थोड़ा नमक खिलाकर जीवित रखा जा सकता है, अदरवाइज उसकी जो है मृत्यु हो जाती है. ठीक है. तो इस प्रकार हार्मोन्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज. यहाँ पर ओवरी में फीमेल के और मेल के टेस्टिस में भी हार्मोन्स बनता है इन फीमेल, दैट बिंग अबाउट वेरियस चेंजेस ड्यूरिंग एडल्टनेस लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेड, चेंज ऑफ वॉइस एक्सेट्रा इन मेल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, स्टार्ट ऑफ menstrual cycle etc. in females. Hormones from these glands is released in mature individuals as well and help in the production of reproductive cells, eggs in females and sperms in males. Another hormones
released in females called as progesterone aids in pregnancy and menstruation. ओके तो फीमेल के ओवरी और मेल के टेस्टिस में भी हार्मोन्स बनते हैं जो कि जब एडल्टनेस आता है यानी किशोर अवस्था के बाद जो यौन अवस्था जिसे कहते हैं उसको कंट्रोल करने में और उस दौरान जो बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं उसको कंट्रोल करने में ये सहायक होता है। मतलब उस समय से सिक्रेशन इसका शुरू होता है। तो मेल में आवाज़ का भारी आना, मिस्टिक्स का आना, है ना, शरीर में बाल बढ़ना, ये इस प्रकार का चेंजेस होता है। और फीमेल में मेमोरी ग्लैंड डेवलप होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रारंभ होना और उसको कंट्रोल होना इन हार्मोन्स के द्वारा होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के द्वारा फीमेल में प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स होता है जो प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करके रखता है। तो ये तो हमने पढ़ लिए हार्मोनल ग्लैंड्स के बारे में। ह्यूमन बींग्स में कितने हार्मोनल ग्लैंड्स हमने पढ़े हैं। यहाँ पर गर्दन के पास थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के पास पैनक्रियाज एंड एड्रिनल ग्लैंड्स किडनी के ऊपर, और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हार्मोन्स। और इन सभी हार्मोन्स का कंट्रोल ब्रेन में हमने पियूस ग्लैंड्स पढ़ा था, है ना, जो कि मास्टर ग्लैंड होता है, इनके द्वारा इन सब का कंट्रोल होता है, जिसको हम नेक्स्ट डे कंट्रोल ऑफ लेवल ऑफ हार्मोन्स में हम पढ़ेंगे। ओके।